गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग क्लास 8 का जो फर्स्ट वीडियो में हमने जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कवर किया था। नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। 20 क्वेश्चन जो हमारा एमसीक्यू पार्ट था उसका सेक्शन ए वाला पार्ट हम लोगों का चल रहा है। ये वीडियो नंबर 3 है। पहले वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। जो आपका पैटर्न बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन कितने मार्क्स का है और टोटल मार्क्स का क्या है। सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन दिख रहा होगा राइट साइड में, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लाइन्स एंगल्स से आप देख सकते हो। क्लास 8 में हम लोग का जो है लाइन्स एंगल्स नहीं है, क्लास 9 में चैप्टर का नाम लाइन्स एंगल्स है और क्लास 11 में वो हमारा क्वाड्रिलेटरल आई थिंक जो है, जो भी चैप्टर होगा ये आप लोग वहां से आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चंस जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस है। 3 लाइन दिए हुए हैं, है ना। फिगर हालांकि आपका यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, फिर भी आपको एक क्लियर फिगर हम बना दें। फिर एक लाइन हमारा यहां से ड्रॉ है, ट्रांसवर्सल लाइन, और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहां से लिया गया है। और इस प्रकार जो हमारा एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो है, यहां एक एंगल है x, यहां एंगल है y, यहां का वैल्यू है 55 डिग्री, यहां का वैल्यू है 105 डिग्री। ठीक है, यहां पॉइंट A है, यहां पर B है और यहां पे C है। तो हमें बोला जा रहा है कि जो L लाइन जो है, ये जो L लाइन है ये M है और N है ना। तो L M का पैरेलल है और M जो है N का पैरेलल है। तो फाइनली हमें बोल रहा है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, है ना। ये हमसे पूछा जा रहा है x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग x और y फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको डिफरेंस उसका हम लोग निकाल के देखेंगे। तो जैसा कि दोनों लाइन पैरेलल है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। सॉल्यूशन की बात कर ले तो अगर L जो है M का पैरेलल है और AB अगर हमारा जो है T लाइन है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास हो जाएगा कि 105 जो एंगल है, एंगल A प्लस X, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। किस कारण से? अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये एमसीक्यू क्वेश्चन इतना डिटेल से तो आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, बस आप कहीं भी रफ में उसको सॉल्व करके आंसर को टिक लगा देना है ना। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल से। यहां से हम एक्स का वैल्यू अगर निकाल ले तो 180 माइनस 105 डिग्री, तो ये हमारे पास 75 डिग्री आ गया एक्स का वैल्यू। उसी तरह करके, है ना, उसी तरह करके आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया है कि एम जो है पैरेलल है एन का। तो m अगर L का N का पैरेलल है तो ये दो पैरेलल लाइन है, और यहां पर अगर हम BC को ट्रांसवर्सल लाइन मान ले, T लाइन मान ले, ठीक है, तो उस केस में जो एंगल Y का वैल्यू है वही 55 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है, सॉरी यहां हमने अल्टरनेट एंगल लिख दिया। ये तो हमारा क्या है, सेम साइड का एंगल। अगर ये जो है, अगर सेम साइड का एंगल का सम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, है ना। ये अल्टरनेट एंगल यहां होगा क्योंकि ये दो लाइन है और ये अपोजिट का एंगल क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो जाए तो उसके अल्टरनेट वाले पार्ट, माने इधर इस साइड का ये वाला पार्ट, इस साइड का ये वाला पार्ट अल्टरनेट एंगल कहलाता है ना। ये इक्वल होंगे, आपने पहले पढ़ा होगा। तो इसको हम लोग यहां से हटा करके यहां पर ले आते हैं। ये अल्टरनेट एंगल है ना, और ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए था सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। एक ही साइड का एंगल है ना, तो इसका वैल्यू क्या है, ये दोनों एंगल का सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल था। तो y का वैल्यू तो डायरेक्ट हमें मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमें पूछा गया था कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू यहां 75 है
और y का वैल्यू हमारे पास 55 आया है। तो अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 20 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए में 20 डिग्री आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो है चैप्टर में डिटेल से पढ़े हो, ये आपको प्रॉपर्टी जो है पता होना चाहिए। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो है हमारा को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ऐसे एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो उसका हेल्प लेकर के ये हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में जो है वो एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो फिगर बार बार हम लोग बना करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप फिगर को थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। फिगर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है ये आप कितने लाइन सेगमेंट से ये बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ये पेंटागन है। तो पेंटागन है तो चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो या पेंटागन हो या हेक्सागन हो, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है ना। आपको पता होगा, चाहे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम बोले या क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये पेंटागन है, तो पेंटागन का भी बाहर का एंगल का सम कितना होगा, 360, चाहे कोई भी पॉलीगन हो। तो आप देख सकते हो या फिगर में अगर ये 90 का सिंबल बना हुआ है तो यहां भी 90 होगा, है ना। बस ये आपको ध्यान में रखना, बाकी सब एंगल को ऐड करके 360 इक्वल टू आप लिख दीजिए, फिर एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यानी ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 12 में, ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है, 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो, है ना, तो कोई पॉलीगॉन का बाहर का एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में x प्लस एंगल ए के पास 90 डिग्री है, क्योंकि एक लाइन में 180 का होता है। तो यहां 90, अगर ये लाइन है तो इस साइड में अगर 90, ये सिंबल जो है किसी लाइन पर अगर ऐसा दिया हुआ है तो अगर ये 90 है तो इस साइड भी क्या होगा, 90 होगा, है ना। तो ये सिंबल है 90 का, तो ये 90 हो गया हमारे लिए, और इस साइड भी हमारे पास कितना का एंगल हो गया, 90। फिर एंगल बी पर चले जाएं तो एंगल बी पर हमें 55 डिग्री दिखाई पड़ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सी पर 70 डिग्री है, फिर आगे 75 है, इक्वल टू कितना हो गया, ये पेंटागन था तो 5 एंगल मिलेगा, 1 2 3 4 5, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360। याद रखेंगे ये एक्सटीरियर एंगल जो है सबका 360 होता है, इंटीरियर एंगल अलग अलग पॉलीगॉन पर अलग अलग होता है ना। चलिए तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड किया जाए तो यहां पर 5 5 10 है ना, तो 10 हो गया। ये हो गया 7 14 14 और 5 19 और 19 19 और 9 कितना हो गया। जैसे आप इसको अगर ऐड करते हैं, ये हो गया 90 55 फिर 70 और फिर हमारा 75। अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 10 हो गया, कैरी 1 14 और 5 14 5 19 19 और 9 28 और ये 29, यानी 290 आ गया आपके पास। 290 सम करने से क्या आ गया इसका वैल्यू, 290 इक्वल टू कितना है, 360। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 में 290 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 70 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन हमारे पास 38 80 70 और 60 दिया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हो आंसर हमारा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 70 डिग्री। तो 70 डिग्री पर आप क्या करो, टिक लगा दो। तो ये आसान सा है, ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 ही होता है। इंटीरियर एंगल का भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सटीरियर एंगल का भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर
13। 13 में क्या है, यहां पर आपके पास जो है स्टेटमेंट जो दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। आप एक बार देख ले कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम आपको पता होगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है ट्रू है। सेकंड जो है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जो भी रेक्टेंगल होंगे उस रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते ही हैं। ये भी आप प्रॉपर्टी में देखे होंगे। जैसे प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो है स्क्वायर का प्रॉपर्टी, आप जो रेक्टेंगल ये आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना कि कोई भी रेक्टेंगल हो तो उसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अब है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अगर ये रोम्बस अगर हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता तब जो है इसके डायगोनल जो है आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन यहां पर जो है हमारा रोम्बस, पर्टिकुलर रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस के जो है डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है फॉल्स होगा। फिर डी नंबर में क्या है, ईच स्क्वायर इज ए रोम्बस। ईच स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो जो भी स्क्वायर होते हैं तो वो रोम्बस के प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो ऑप्शन सी जो है, जो स्टेटमेंट हमारा यहां पर सही नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा हो जाएगा 13 का। अगर हम डायरेक्ट चले तो ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन ईच रेशियो 1:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मतलब दो क्यूब आपके पास दिए हुए हैं जिनके वॉल्यूम का रेशियो आपके पास 1:27 दिए हुए हैं। तो सरफेस एरिया का हमें रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा। तो सबसे पहले क्यूब आपको पता होना चाहिए। क्यूब जो है ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग क्यूब को। क्यूब को अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो एक हमारे पास छोटा क्यूब है और एक बड़ा क्यूब है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 14 है। तो इसके सरफेस एरिया का हमारे पास जो है सरफेस एरिया का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है, जबकि इसके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 है ना, C1 मतलब पहले क्यूब का वॉल्यूम और C2 मतलब दूसरे क्यूब का वॉल्यूम, इसका रेशियो कितना दिया है 1:27, ये गिवन है। ठीक है, यानी इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है क्यूब का, वो क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट मीन्स ए क्यूब, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर इसके साइड को अगर हम x मान लें और इसके साइड को अगर हम y मान लें, तो इस हिसाब से हमारे पास इसका वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब और इसका हो जाएगा y क्यूब। यानी x क्यूब बाई y क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 1/27। ठीक है, 1/27। अगर इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ C1 बाई सरफेस एरिया ऑफ C2, इसके सरफेस एरिया का हमें रेशियो पूछा जा रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब हो गया आपके पास द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है 6a स्क्वायर, मतलब साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर यानी पहले क्यूब का अगर साइड अगर x है तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड वाला अगर हमारा क्यूब को साइड अगर हमारा y है तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते, देखिए यहां से 6 से 6 अगर आप कैंसिल कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास ये तो सेम क्वांटिटी है, 6x स्क्वायर 6y, 6 तो सेम क्वांटिटी, बस हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए होगा। तो अगर हमारे पास यहां से अगर हम क्यूब रूट निकाल लें, है ना, x बाई वाई का वैल्यू अगर निकाले
तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/क्यूब रूट ऑफ 27 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसका क्यूब अगर हम लोग x/y का निकाले तो यहां पर क्यूब रूट आ जाएगा, यहां जो हमारे पास क्यूब रूट आएगा वो आएगा, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से x²/y² का वैल्यू हम लोग कोशिश करेंगे लाने के लिए और इसमें पुट कर देंगे तो हमें सरफेस एरिया का वैल्यू मिल जाएगा रेशियो का। तो x³/y³ का वैल्यू जो है, x³/y³ का वैल्यू जो हमारे पास है वो था, x³/y³ का जो वैल्यू है वो है 1/27। तो यहां से आप अगर x/y का होल क्यूब की बात करें तो हो जाएगा 1/27, और फिर फाइनली अगर हम x/y का बात करें तो ये क्यूब रूट ऑफ 1/27 हो जाएगा, यानी x/y की बात करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा है ना, और 27 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्योंकि 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे तो 3 में से 3 का जो है एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 1/3 हो गया, यानी x/y का वैल्यू 1/3 है, तो क्या हम x²/y² का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 1 इंटू 1 और 3 इंटू 3, यानी इसका वैल्यू हो गया 1/9। यहां से अगर हम 6 को कैंसिल कर दें तो x² का वैल्यू हो गया 1 और y² का वैल्यू हो गया 9, यानी ये रेशियो आ गया 1:9। ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम पता हो रेशियो तो सरफेस एरिया का हम रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी ऑप्शन हम लोग को मिल गया 1/9, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 15 में, है ना, 15 में दिया हुआ है आपके पास द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस 0.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.2 सेंटीमीटर। आपके पास कॉइन्स है जिसका रेडियस और उसका थिकनेस मतलब हाइट दिया हुआ है। अब बहुत सारे कॉइन्स को अगर आप इस तरह करके कॉइन्स दिए हुए, मैंने एक कॉइन का मेजरमेंट दिया हुआ है और बोला कि ऐसे कितने कॉइन्स होगा जिसको हम उसको मेल्ट कर दें और उससे एक बड़ा सिलेंडर बनाया जाए, उस सिलेंडर का हाइट अगर 8 सेंटीमीटर रखा जाए और रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर रखा जाए तो ऐसे कितने कॉइन्स होगा। यानी इसको आपको पिक्चर के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे आपके पास कॉइन हमारा किस फॉर्म में होगा, कॉइन भी सिलेंडर के फॉर्म में ही होगा, है ना। ये बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ कॉइन्स है ना, तो मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स हैं। ठीक है, इन कॉइन्स को आपको क्या करना है, इन कॉइन्स को मेल्ट करके आपको बड़ा सा एक सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर बनाना है तो इस सिलेंडर का जो है, दोनों सिलेंडर का, इस सिलेंडर का आपके पास क्या दिया हुआ है, इस सिलेंडर का कुछ इस प्रकार का वैल्यू दिया हुआ है कि इस सिलेंडर का आपका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर का है। ये शायद कलर आपको ना दिखे, है ना, 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इनमें से जो छोटा वाला कॉइन है, छोटे छोटे कॉइन है, उसका जो है रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर छोटे कॉइन की बात करें तो इसका रेडियस जो है, इस वाले पार्ट का अगर रेडियस की बात करें तो हमारे पास दिया हुआ है 0.75 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। और इस वाले का जो हमने यहाँ पर आपको डायग्राम में तो लिख ही दिया है, फिर भी जो है एक बार आप देख ले, ये कैपिटल आर से इंडिकेट कर दे रहे हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है कैपिटल एच अगर कहें तो ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें से कितने कॉइन्स को हम पिघला करके सिलेंडर बना सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहां पर हमारा वॉल्यूम का काम होगा, क्योंकि किसी चीज को मेल्ट करके फिर फॉर्म कर रहे हैं तो ये हमारा वॉल्यूम का वर्क होगा, है ना। तो यानी हम यहां लिख सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, एक कॉइन की बात हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ कॉइन
या वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, है ना, क्योंकि ये भी सिलेंडर है, ये भी सिलेंडर है, या फिर यहां पर सिलेंडर लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा सिलेंडर बना है इसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, इन सारे कॉइन को मेल्ट करने के बाद। तो एन का मतलब है इसमें कितने कॉइन्स है, वही हमें एन का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है ये भी किस फॉर्म में, ये भी सिलेंडर के फॉर्म में, तो सिलेंडर के फॉर्म में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास जो है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो यहां पर हो जाएगा पाई आर, तो यहां स्मॉल आर से इंडिकेट किए हैं तो आर स्क्वायर और एच, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहां पर हमने आर को कैपिटल आर से इंडिकेट किया है और यहां पर हमने स्मॉल आर से इंडिकेट किया है। तो दोनों साइड में आप देख सकते हो कि ये पाई पाई जो है दोनों साइड में है वो कट गया, दोनों का एच अलग अलग है, दोनों का रेडियस भी अलग अलग है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। आर का यहाँ पर थिकनेस कितना दिया हुआ था, आर यानी रेडियस वैल्यू इसका दिया हुआ था, सॉरी थिकनेस मतलब हाइट हो गया ना उसका, तो रेडियस हमारे पास दिया हुआ था 0.75 और हाइट कितना दिया हुआ था 0.2, और इसका वैल्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था, आर का वैल्यू 3 दिया हुआ था, 3 × 3, और एच का वैल्यू दिया हुआ था 8। यानी कैलकुलेट हमें करना है एन इक्वल टू, फाइनली हमें निकालना है तो 3 × 3 × 8 डिवाइड बाई 0.75 × 0.2। अगर यहां से हम लोग पॉइंट को कैंसिल करें तो ऊपर में आ जाएगा 100, और यहां का पॉइंट को अगर हम कैंसिल करें तो इंटू में आ जाएगा 10। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए आसानी से। अगर ये 2 का टेबल में अगर हम इसको कैंसिल करें तो 5 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। अब 5 को अगर हम यहां से कैंसिल करें, यहां से 75 आ गया, 75 को अगर हम कैंसिल करें तो ये आ गया 15, है ना। अब या फिर से फर्दर 5 से अगर हम कैंसिल करें इसको तो ये 5 टाइम्स में आ गया और ये हमारा 20 टाइम्स में आया, फिर ये 5 जो है 24 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो कंप्लीट हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 × 3 × 8 × 4 आया। तो यहां पर 8 × 4 32 और 9, यानी 32 को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 18 और ये हो गया 27 और एक 28, है ना। तो क्या इसका वैल्यू कहीं लगता है कि ना, एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना था इसका थिकनेस, 0.2 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर, और इसका 8 और ये 3, तो कहीं ऑप्शन तो हमारे पास जो है कैलकुलेशन में ये बात चेक कर लेते हैं। तो रेडियस का वैल्यू कितना था, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 3 × हाइट, और इसका वैल्यू आ गया रेडियस का वैल्यू आपका, ओहो यहाँ पर देखिए गड़बड़, ये आर स्क्वायर है ना, यहाँ आर स्क्वायर था तो एक ही आर का वैल्यू हमने पुट किया था, तो एक और आर जो है, एक आर और आएगा, है ना। 0.75 × 0.75 आता, तो एक आर और छूट रहा है, तो इंटू 0.75, तो ये भी हमारा डिवाइड में जाएगा इंटू 0.75, और यहां से अगर हम लोग एक पॉइंट को फिर से इसको अगर हम लोग हटा दें तो यहां ऊपर में फिर से 100 आ जाएगा। तो यानी ये जो कैलकुलेशन किए हैं इंटू में 100 और डिवाइड में हमारा 75, तो इसको हम लोग अभी इरेज करते हैं, एक बार और कैंसिल करने के बाद फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। तो यहां से आप जो है 25 का ही टेबल में इसको कैंसिल कर लीजिए, 25 का टेबल में ये 3 टाइम्स में कैंसिल हुआ और 25 का टेबल में ये 4 टाइम्स में कैंसिल हुआ। अब ये 3 से एक 3 आप कैंसिल कर लो, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास 3 × 8 × 4 और इंटू में फिर 4, ये ना बचा हुआ है, तो ये 16 × 24 ये मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है, ये आ गया आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये 24 हो गया, 12 और 2 14, और ये हो गया हमारे पास 24, ये हो गया 483। 3 कहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, फिर कहीं कोई नंबर तो छूट नहीं रहा है। स्क्वायर, तो ये दोनों डिवाइड में आ गया, 0.2 भी आ गया, ये 100 आया, तो 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 4 इंटू 4 16। ये आई थिंक हमको लगता है कहीं कैलकुलेशन हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास जो है 384 कहीं नहीं है। क्या इसका हम लोग मल्टीप्लाई गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये बात चेक कर ले रहे हैं। 24 इंटू 16, 24 इंटू 16, 24 इंटू 16, 24 इंटू 16, कैलकुलेशन ये हम लोग का सही है। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, कहीं कैंसिल करने में ये गड़बड़ हुआ होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम लोग जो है कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये कौन का हो गया, तो ये हो गया सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच एन इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 8, पाई पाई दोनों कैंसिल हो गया, तो यहां से n का वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 8, यहां तक तो ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 0.75 इंटू 0.75 और इंटू में 0.2, तो यहां से सारा हम लोग अगर पॉइंट को अगर हटा दे तो ऊपर में आ गया 100 इंटू 100 और इंटू में 10। अब अगर 25 का टेबल में कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स में, यहां पर हमारे पास आ गया 4 टाइम्स में, फिर इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स में, ये आ गया 4 टाइम्स में। अब नीचे यहां से 3 से 3, यहां से नीचे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब लास्ट यहां पर जो है हमारे पास 2 है, और अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 4। अब तो कोई सा नंबर बच नहीं रहा है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10, हाँ अब आ जा रहा है 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 इंटू 10, यानी 640। ऑप्शन में है हमारा 640, ऑप्शन डी है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन में हमारा आ रहा है, तो वो हमारा कहीं मिस्टेक हुआ होगा जिसकी वजह से ऑप्शन हमारा जो है मैच नहीं कर रहा था। अब 640 आपको ऑप्शन डी में दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो कितने ऐसे कॉइन्स होंगे? 640 ऐसे कॉइन होंगे जिसको हम मेल्ट करके ये एक सिलेंडर फॉर्म कर सकते हैं, जिसका हाइट जो है 8 सेंटीमीटर होगा और रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्या है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में जो है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स, अरे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इज कॉल्ड। कोई एक ऑब्जर्वेशन अगर वो बार बार आ रहा है ना, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उसको रेंज बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं, या क्लास मार्क बोलते हैं? तो अगर एक डाटा अगर एक से ज्यादा बार मतलब हमारा बार बार अगर रिपीट होता है तो उसको हम लोग किससे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इस पर डायरेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, है ना। क्या होता है वो? फ्रीक्वेंसी होता है।
है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, 17 की ओर। 17 में क्या है कि आपके पास 8 कार्ड्स है जो कि नंबर दिए हुए हैं 1 से लेकर 8 तक। दे आर केप्ट इन ए बॉक्स, उसको बॉक्स में डाल करके उसको पूरी तरह से उसको क्या किया जा रहा है, मिक्स कर दिया जा रहा है ना। और उसके बाद एक कार्ड आपको उस बॉक्स से आपको चुनना है, तो उसका क्या चांस है कि वो जो आपका चुना हुआ नंबर होगा, पिक किया हुआ जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो बस खाली आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो आपके पास एक बॉक्स है, समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में यहां पर आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस बॉक्स में एक नंबर आपको पिक करना है और ये पिक करने के बाद आपका ये पूछा जा रहा है कि इसका क्या चांस है कि वो कंपोजिट नंबर हो, है ना, कंपोजिट नंबर हो। तो कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर वाले को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में याद रखिएगा कभी भी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालना है कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। तो उसका मतलब है कंपोजिट नंबर का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो किसी का भी प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालते हैं तो हमारे फेवर में जो होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर पे रखते हैं और टोटल को हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो टोटल हमारे पास पता है टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारा 8 है। बस इसमें से आपको कंपोजिट नंबर कौन सा है, कितने कंपोजिट नंबर है वो ऊपर में हमको लिखना है ना। हमारे फेवर में जो नंबर होते हैं वो ऊपर और टोटल नंबर होता है नीचे। ये प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन का पार्ट आपका यही याद रखना है कि हमारे पास जिसका भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा उसका वो हमारे फेवर में कितने हैं और टोटल नंबर कितने हैं। तो कंपोजिट नंबर हम लोग देखते हैं जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 1 हमारा जो है ना तो वो कंपोजिट नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यही है कि जिसमें केवल 2 ही फैक्टर हो वो हमारे लिए क्या होगा, प्राइम नंबर होता है। तो जो नंबर प्राइम नहीं होता है ना, 2 से ज्यादा हमारा फैक्टर वाला क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ 1 2 हमारा जो है कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा, कंपोजिट नंबर में हमारा 4 आएगा। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 का 2 ही फैक्टर होगा, 5 हमारा प्राइम नंबर है। जो प्राइम नंबर है उसको छोड़ दीजिए और 1 को छोड़ दीजिए तो आपको कंपोजिट नंबर बाहर आ जाएगा। 4 के बाद 6 कंपोजिट नंबर है और 8 कंपोजिट नंबर है। 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है ना, और 2 भी प्राइम नंबर है। तो बचा हुआ पार्ट क्या है, ये 3 ऐसे नंबर है जो कि कंपोजिट है। तो कंपोजिट वाले 3 ऐसे नंबर है, तो 3 नंबर ऑफ हमारे फेवर में कितना आ गया कंपोजिट नंबर 3 और टोटल नंबर कितने हैं 8। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। तो 3/8 ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को ट्रेपेजियम पता होगा, तो ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर और पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम का जो पैरेलल साइड होता है उसका जो है एक दिया हुआ है हमारा 17 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रेपेजियम का हाइट निकालना है, यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ट्रेपेजियम इसको बना लेते हैं। तो इस ट्रेपेजियम का क्वेश्चन नंबर 18, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसका पूरा एरिया दिया हुआ है। इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया हुआ है 180 डिग्री, सॉरी डिग्री में बार बार बोल रहे 180, सॉरी एरिया इसका कितना है, तो इसका एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पैरेलल साइड की बात करें तो एक 17 सेंटीमीटर है और एक हमारा 23 सेंटीमीटर है। और इनके बीच का जो हाइट है यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डिस्टेंस का जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है ये हमें फाइंड करना है ना। वैल्यू दिया हुआ नहीं है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का हाइट बोल ले या डिस्टेंस बोल ले, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस बी
ए और बी क्या है, दोनों पैरेलल साइड का लेंथ है और इनटू में हाइट होता है ना, यानी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसका वैल्यू दिया हुआ है 180, 1/2, ए और बी दोनों का वैल्यू दिया है, एक 17 सेंटीमीटर और एक 23 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालना था, तो यहां से हाइट कैलकुलेट कर लीजिए, 180 इंटू में 2 और डिवाइड में इन दोनों को ऐड करके जो नीचे आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो हो गया यहाँ पर 10 और यहाँ 3 और 1 4, 40 आ गया है ना। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहां से ये 2 टाइम्स में कट गया और ये 9 टाइम्स में कट गया। तो हाइट हमारे पास कितना आ गया, हाइट का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर जो है हमें 19 और 20 पर चेक करना है ना। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये हमारा क्या होता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो हमने आपको ये पहली बार आपके पास आ रहा है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, 7 तक तो है नहीं। इसमें आपका 4 ऑप्शन पहले से फिक्स रहता है। आपके पास जो भी असर्शन वाला पार्ट है यहाँ दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, उसके स्टेटमेंट को आप चेक करो, फिर रीजन के स्टेटमेंट को चेक करो। ठीक है, अगर स्टेटमेंट असर्शन और रीजन अगर दोनों सही है तो उसके बाद आपको चेक करना है क्या रीजन असर्शन का पार्ट है या नहीं है। मतलब जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का, उसी रीजन से वो असर्शन जो स्टेटमेंट सही है या नहीं है। अगर है तो उस केस में ऑप्शन ए आ जाएगा। दूसरे केस में ये है ऑप्शन बी, क्या है, अगर असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, और अगर रीजन असर्शन का पार्ट नहीं है तो फिर ऑप्शन बी आपको टिक लगाना है। ऑप्शन सी में क्या है, अगर असर्शन का पार्ट सही है और रीजन अगर फॉल्स है तो ऑप्शन सी टिक लगाओगे, और अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन अगर ट्रू है तो फिर ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। तो चेक करते हैं हम लोग यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में दोनों ही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ना, दोनों ही असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो असर्शन वाले पार्ट में दिया हुआ है 1/2 का पावर 6 का पावर 6 है ना। ये बोल रहा है कि इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 to the power 26, ये जो है इसका रेसिप्रोकल जो है 2 का पावर 36 बोला जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट पावर का हेल्प लेके। तो 1/2 हो गया, तो 6 into 6 कितना हो गया, 36 हुआ। तो 1 का पावर 36 तो कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 का पावर 36 में 2 का पावर 36 रख दिए। तो क्या ये रेसिप्रोकल इसका है या नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 से डिवाइड करने से रेसिप्रोकल हमको मिलता है कि किसी भी नंबर का अगर हमको रेसिप्रोकल चाहिए, बोल रहा है कि 1/2 to the power 6 to the power 6 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 to the power 36 है ना। तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास कितना होता है, 1/2 का पावर 36, यानी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है ना। स्टेटमेंट हमारा सही निकल गया। अब अगर स्टेटमेंट सही निकल गया तो चेक करते हैं क्या रीजन सही है या नहीं, है ना। तो रीजन की बात करें तो रीजन में दिया हुआ x का पावर -m डिवाइड x का पावर -n, क्या x का पावर -mn होगा। तो एक्सपोनेंट और रेडिकल वाले चैप्टर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होगा कि अगर कोई डिवाइड में होता है ना, तो डिवाइड में होता है जैसे x का पावर m। अच्छा, जब भी यहां पर अगर आपके पास मान लेते हैं कि यहां पर x टू द पावर -m दिया हुआ है और डिवाइड में x का पावर -n दिया है, तो पावर अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि आप इसको क्या कर लो, 1 से डिवाइड कर दो, यानी 1/x का पावर m, और यहां पर जो डिवाइड आपके पास था उसको भी आप अगर डिवाइड कर लो, 1/x का पावर हो जाएगा n। अब ये पलट जाएगा तो हो जाएगा x का पावर n, ये ऊपर चला गया, और x का पावर m नीचे आ गया। क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है। तो कभी भी डिवाइड में होता है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। जैसे x का पावर m, x का पावर अगर n हो डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है ना। x का पावर m डिवाइड x का पावर n हो जाए तो हमारे पास लॉ में क्या होता है, x का पावर m -n होता है ना।
पावर में माइनस होता है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रीजन जो है वो गलत है, यानी एसर्शन वाला पार्ट सही है और रीजन वाला पार्ट गलत है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन हमने बताया था कि अगर एसर्शन सही हो और रीजन गलत हो तो ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इस तरह करके हमारा ऑप्शन सी होगा, है ना। आपको दोनों चेक करना है, एसर्शन वाले पार्ट को चेक करना है, रीजन वाले पार्ट को। एसर्शन ट्रू निकल गया और रीजन फॉल्स निकल गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग 20 देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सेक्शन वाले पार्ट को करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अ साइड ऑफ स्क्वायर विथ एरिया 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 स्क्वायर यूनिट इज 3x माइनस 4। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका उस स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। स्क्वायर का एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया हमारे पास दिया है 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 16, और इसका बोल रहा है कि जो साइड होगा वो साइड होगा हमारे पास 3x माइनस 4। तो इसका चेक करते हैं स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इसका दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या तो इसको फैक्टर करके देख लो कि एक पार्ट ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है, या फिर आप इस वाले साइड को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया बराबर एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड। तो आपके पास साइड दिया हुआ था ना 3x माइनस 4 और फिर 3x माइनस 4, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो और अगर एरिया आ जाता है तो उसका मतलब स्टेटमेंट इसका सही होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x माइनस 4 और फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x माइनस 4। अगर कोई आइडेंटिटी पर अगर है दिमाग में तो फिर आप आइडेंटिटी से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 12x, फिर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। तो आप देख सकते हो 9x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 16 ये एरिया के बराबर आ गया, है ना। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, सॉरी एसर्शन वाला पार्ट क्या है, सही है। नेक्स्ट हम लोग रीजन वाले पार्ट में देखते हैं। रीजन वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि रीजन वाले पार्ट में कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए इज ए स्क्वायर। तो सही है, रीजन हमारा क्या है, रीजन हमारे पास ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यही होगा जिसका इस्तेमाल हम लोग किए हैं अभी निकालने के लिए। रीजन में ये बोल रहा है कि आपके पास अगर साइड ए है ना, तो उसका एरिया जो है, एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होगा। साइड क्या होगा, जब साइड हो जाए ए, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग किए, है ना। तो रीजन भी सही है, और रीजन जो है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो हमारा रीजन वाला पार्ट है उसको वो फुलफिल कर रहा है। उसका मतलब है कि ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। आपको समझ में आ गया। तो इस तरह करके बच्चे जो है हम लोग बोर्ड के पेपर को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने डिटेल से आपको इसलिए करवाया कि आप चीजों को आप देख सकते हो कैसे करके है हम लोग बनाए हैं। आप जब भी बुक को आप रिवाइज करोगे तो आप एक बार जो है उसको इस वाले वीडियो से मैच करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। थैंक यू।